हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 8 से लेकर 10 जुलाई की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 7 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उसके सारे जो भी वीडियोस हैं ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल हैं और आप लोग जाकर वहाँ पर कोर्स को परचेज कर ही आप लोग उसको देख पाएंगे। तो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स वगैरह आप लोग परचेज करिए और वहाँ से आपको ऐप पर सारा एक्सेस आप लोगों को मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी कोर्सेज हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स हो या फिर क्विज कोर्स हो या फिर पीडीएफ कोर्स हो, उन सबकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं और कोर्स को अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट किया हुआ है और उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप लोग जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और वो जो रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही है वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग अपने पेड कोर्सेज में ही पढ़ते हैं। इन सब पेड कोर्सेज में भी और इनको मिलाकर और जो भी पिछला हमारा 2-3-4 सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, उन सारी चीज़ों को के हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें वहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं उसका क्विज फॉर्मेट में भी हम लोग जो है अपने पेड बैचेज में ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस फॉर क्विजेज वाला बैच लिया हुआ है उनको भी वो क्विज के फॉर्मेट में मिल रही है, और जिन्होंने बैंकिंग मास्टर बैच लिया हुआ है उनको भी क्विज के फॉर्मेट में मिल रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम पर हम लोग एक्सप्लेनेशन से भी क्विज वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहिएगा, वहाँ पर कंटेंट अपडेट होता रहेगा। ठीक, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बतानी जरूरी थी। अब आते हैं आज की क्लास पे और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली अलाउड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू प्रोवाइड द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बिजनेस फॉर ओवरसीज प्रोक्योरमेंट बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को मंत्रालय द्वारा विदेशी खरीद के लिए ऋण पत्र और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण व्यवसाय प्रदान करने की अनुमति दी है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। बेसिकली क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो इसमें ये जानना चाह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कुछ बैंकों को या किसी एक पर्टिकुलर बैंक को अलाउ कर दिया है, जिससे किस लिए अलाउ कर दिया है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ओवरसीज प्रोक्योरमेंट होता है उन सभी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक ट्रांसफर बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो कौन सी वो बैंकें हैं जिनको ये चीज़ें अलाउ की गई हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ए बी एंड सी। ठीक है, ऑल ए बी एंड सी, यानी कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंकों को अलाउ कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में इन तीनों प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंत्रालय द्वारा, डिफेंस मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सभी ओवरसीज प्रोक्योरमेंट के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलाउ कर दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आती है, देखो क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो गया, इस तरीके की और भी जो सुविधाएं होती हैं ये तीनों बैंक मंत्रालय को प्रोवाइड कर सकेंगे। इस प्रकार की सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए मंत्रालय ने इन्हें जो है अनुमति दे दी है। और अभी तक का जो सिनेरियो हुआ करता था, अभी जो करंट का सिनेरियो है उसके हिसाब से कुछ ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि कुछ ऑथराइज्ड सरकारी बैंक ही मंत्रालय को ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब मंत्रालय में प्राइवेट बैंक की भी एंट्री हो गई। तो क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्राइवेट बैंकों की एंट्री हो रही है और ये तीन बैंकें बैक टू बैक आ रही हैं, यानी कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों की अनुमति दी गई है। ठीक है ना, तो इन जो भी ये तीन बैंकें हैं, इन तीनों बैंकों को पूंजी और राजस्व दोनों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के ऋण पत्र, ये अमाउंट याद रखना। मैं ये लाइन फिर से बोलूँगा, ये आप लोग नोट डाउन करो और लिखो। ठीक है ना, जो भी ये तीनों बैंकें हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों बैंकों को मिलाकर इन तीनों बैंकों के लिए टोटल पूंजी और राजस्व दोनों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के ऋण पत्र यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, दी जा चुकी है। और उनमें से अगर हम लोग इंडिविजुअल बैंक की बात करें तो प्रत्येक बैंक 1 साल के लिए पूंजी और राजस्व दोनों पर 666 करोड़ रुपए। ठीक है, 666 करोड़। ठीक है, तो अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल बैंक की बात करें तो हर एक बैंक 1 साल के लिए पूंजी और राजस्व दोनों पर 666 करोड़ रुपीस आवंटित कर सकता है। तो ये जो 2000 करोड़ रुपए है तीनों का मिलाकर है, और ये जो 666 है ये इंडिविजुअल सिंगल अलग अलग बैंक का है। तो ये तीनों चीजें याद रखना। ठीक है ना, ये दोनों बातें आप लोग याद रखना। क्वेश्चन फ्रेमिंग यहाँ से होगी, क्वेश्चन फ्रेमिंग यहाँ पर होगी, टोटल पूछा जाएगा तो 2000, इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो 666 करोड़ रुपीस, ये तीनों चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है,
और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बिहाफ पर प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि पीसीडीए, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पीसीडीए ने इन तीनों बैंकों के साथ में अलग अलग एमओयू साइन किया हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पर बात हुई तो डिफेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजनाथ सिंह जी जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम लोग बात करेंगे, इनके लोकसभा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों बैंक इसका आंसर हो जाएंगे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर एमडी एंड सीईओ और टैग लाइन ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच न्यू बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एली एनेक्शर, ए फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव to empower LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender customers to have better access to financial services। ठीक है ना, किस नियो बैंक ने हाल ही में LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सशक्त बनाने के लिए एक वित्तीय समावेशन पहल एली एनेक्शर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये अपनी तरीके से एक अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जो कि LGBTQ की बात की जा रही है ना, इनके लिए पर्टिकुलर इनको स्पेसिफाई करके ये सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जा रही है। LGBTQ ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये क्या होते हैं ये यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये होपफुली सबको पता ही होगा, इसमें ये बताने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि इस टाइप के लोगों के लिए भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और कौन से न्यू बैंक ने इस टाइप के लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से आप लोग समझना। पहली चीज तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइव मनी, ऑप्शन नंबर बी फाइव मनी। तो फाइव मनी के द्वारा जो है एली एनेक्शर नाम से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है LGBTQ कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना है। इस क्वेश्चन से बस तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है एली एनेक्शर, इसके साथ में फाइव मनी। ठीक ना, फाइव मनी क्या है, नियो बैंक और LGBTQ। ठीक ना, तो ये बस तीन चीज याद रखो, इससे ज्यादा और इस क्वेश्चन में और कुछ पूछा नहीं जाएगा। LGBTQ, नियो बैंक, फाइव मनी और एली एनेक्शर, ये तीन चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखें। नियो बैंक क्या होती है, नियो बैंक वो बैंक होती है जिसकी अपनी कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं, ऑनलाइन मोड में, डिजिटल मोड में ये काम करती हैं पूरी तरीके से। ये बेसिक चीजें हैं जिससे कि आप लोगों को नियो बैंक की अंडरस्टैंडिंग समझ में। बाकी और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो फिर काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसकी जरूरत यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइव मनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली रिन्यूड इट्स एमओयू विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज DSP स्कीम इन जुलाई 2022। किस बैंक ने हाल ही में जुलाई 2022 में रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ में अपने समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना एमओयू साइन किया गया था इंडियन एयरफोर्स के साथ में डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए, उसी को अभी हाल फिलहाल में रिन्यू किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ इसलिए रहे हैं कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर होगा। दिनेश कुमार खारा जो है इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ऑप्शन में और जो भी बैंक दी गई उनके बारे में सारी चीज़ें रिकॉल करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद समुन्नति एंड एग्री फाइनेंस कंपनी फॉर द फाइनेंसिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs इन जुलाई 2022। किस बैंक ने हाल ही में जुलाई 2022 में किसान उत्पादक संगठनों FPOs के वित्त पोषण के लिए एक कृषि वित्त कंपनी समुन्नति के साथ में भागीदारी की है? इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने समुन्नति के साथ में भागीदारी किया है। समुन्नति क्या है, एक एग्री फाइनेंस कंपनी है जिससे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इसका भी आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर ये रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसका आंसर होगा। इसमें क्या याद रखना है, बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और समुन्नति दो तीन बार बोलो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस से स्टार्ट हो रहा है, समुन्नति भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो बस ये दोनों चीजें से रिलेट कर याद कर लो, बस इतना यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट, ए रिपोर्ट टाइटल्ड बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम फॉलो ऑन एक्सरसाइज हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा हाल ही में बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम फॉलो ऑन एक्सरसाइज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए RBI इसका आंसर हो जाएगा। RBI के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट का नाम और किसके द्वारा जारी की गई ये दोनों चीजें आपको याद रखना। ठीक है ना, बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम फॉलो ऑन एक्सरसाइज ये रिपोर्ट का नाम है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जारी की गई थी।
क्वेश्चन अच्छा है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर आरबीआई की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और डायरेक्ट हो रही है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई ये याद रखना आप लोग। सेकंड थिंग, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है और लीडरशिप पोजीशन में इंडिया पहुंच गया है, ठीक है ना। हालांकि एटीएम और कार्ड पेमेंट और कुछ दूसरे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडिया अभी भी कमज़ोर कंडीशन में है, ये पहली चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और पेमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेमेंट सिस्टम के टोटल 40 इंडिकेटर होते हैं ना, कितने 40। पेमेंट सिस्टम के 40 इंडिकेटर्स में से 25 इंडिकेटर्स में ये लीडर या फिर ये कहें कि स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है इंडिया, जबकि इसके विपरीत नहीं, जबकि इससे पहले वाला जो साल था उसमें टोटल 21 इंडिकेटर, ठीक है। अभी जो है 25 इंडिकेटर और इससे पहले वाले साल में 21 इंडिकेटर में ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था, और टोटल 8 इंडिकेटर ऐसे हैं इनमें से जिसमें कि इंडिया जो है वीक कैटेगरी में आता है। और लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर जो था टोटल 12 इंडिकेटर ऐसे थे जिसमें इंडिया जो है वीक कैटेगरीज में आता है, ठीक है ना। और अब ये उसकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट आरबीआई की वेबसाइट पे आई ना, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा डीप में है, बहुत सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में लीडर की डिफिनेशन, स्ट्रॉन्ग की डिफिनेशन, मॉडरेट, वीक, इन सबकी अलग अलग तरीके से डिफिनेशन दी गई, सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। बहुत ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पीडीएफ में काफ़ी डिटेल में दिया जाएगा, पीडीएफ में मैं काफ़ी डिटेल में दूंगा, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है कि यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर हम बस इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करेंगे। पीडीएफ में इसके बारे में थोड़ा और बहुत डिटेलिंग मिलेगी आप लोग, तो वहाँ से जाकर पढ़ना जरूर, आप पढ़ जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से फ्रेम किया जा सके, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन से बारे में जितना हमको वीडियो में बताना था उतना मैंने बता दिया, कुछ चीज़ें पीडीएफ में आपको मिलेंगी, तो जाकर आप लोग पढ़िएगा और चीज़ों को मतलब पढ़िएगा जरूर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो एक बार कम से कम गो थ्रू हो जाइएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक होने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, कुछ तो उससे मिलता जुलता आना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर हमको तुक्का भी लगाना है, हमको गैस भी करना है, तो हमको कम से कम कुछ तो आना चाहिए। गैस करने का भी एक स्मार्ट अप्रोच ही होती है कि जो चीज़ें नहीं है, जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली नहीं है, उसको तो पहले हटा दो, उसके बाद जो बचता है फिर उसमें आप गैस करो, तो कई बार चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ये सब करने के लिए भी हमको कम से कम एक बार चीज़ें हमारे आँख के सामने से गो थ्रू होनी चाहिए। तो पढ़ना आप लोग इसकी जो पीडीएफ में जो इसके बारे में और डिटेल दी जाएगी, उसको आप लोग पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। एज पर आरबीआईज न्यू गाइडलाइंस फॉर नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स PSOs, द नॉन बैंक PSOs shall have to inform RBI within how many calendar days of the change in management and transfer of payment activity to an entity authorized for undertaking similar activities, ठीक है। गैर बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों PSOs के लिए आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंक PSOs को प्रबंधन में बदलाव और समान गतिविधि करने के लिए अधिकृत इकाई को भुगतान गतिविधि के हस्तांतरण के कितने कैलेंडर दिनों के भीतर आरबीआई को सूचित करना होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, और इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। हिंदी ट्रांसलेशन ये हुआ था तो मैंने मतलब कर दिया। कई बार क्या होता है कि हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश वर्जन हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आरबीआई गाइडलाइन का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी डीप में जाकर पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आरबीआई गाइडलाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग जो हमारी सीरीज़ है आरबीआई कहता है वाली, जहाँ पर कि हम लोग आरबीआई की गाइडलाइन, आरबीआई की सर्कुलर पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसको यहीं पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ लेंगे। आरबीआई कहता है वाली सीरीज जो चलती है वहाँ पर हम लोग आरबीआई की वही गाइडलाइन डिस्कस करते हैं जिस पर्टिकुलर गाइडलाइन की क्वेश्चन फ्रेमिंग आसानी से नहीं हो सकती है। उसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर आसानी से नहीं हो पाएगी तो हम लोग उसको आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में डाल देते हैं। बाकी चीज़ें अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में बन सकती हैं तो उसको हम लोग जो है अपने एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में ही ले लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एमसीक्यूज भी पढ़ा करो, साथ साथ में आरबीआई की जो सर्कुलर, आरबीआई की जो गाइडलाइन की सेक्शन है आरबीआई कहता है वो भी पढ़ा करो, ठीक ना। कई बार लोगों को लगता है कि कुछ सर्कुलर छोड़ दिया गया, तो छोड़ा कुछ नहीं जाता। कुछ सर्कुलर, कुछ आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि ये वाला कर रहा हूँ, और कुछ डायरेक्टली आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में मिल जाता है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ बातें हुई जो बताना था आप लोगों को कि किस तरीके से हमारे कंटेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर हमको क्या क्या किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखो, तो आरबीआई ने
नॉन बैंक पीएसओस के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई, सबसे पहले तो गाइडलाइन जारी किसके लिए की गई ये जान लो। तो ये गाइडलाइन जो जारी की गई नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए जारी की गई है। नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए गाइडलाइन जो जारी की गई है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10(2) और सेक्शन 18 के तहत में ये गाइडलाइन जारी की गई है। और इस गाइडलाइन में आरबीआई ने ये बोला है कि सभी नॉन बैंक पीएसओ, सभी नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को किसी भी टेक ओवर या फिर किसी भी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल के लिए आरबीआई से मैंडेटरी अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा। आरबीआई से अप्रूवल लेना मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है ना। टेक ओवर या एक्विजिशन के बाद में मैनेजमेंट में चाहे चेंज हो रहा हो या फिर चेंज ना हो रहा हो, चाहे उसके डायरेक्टर वगैरह बदल रहे हो चाहे ना बदल रहे हो, अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा आरबीआई से। ऐसा आरबीआई ने अपने इस गाइडलाइन में बोला हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें ये बोला गया है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो सुनते चलना आप लोग ध्यान से, ऐसे कथा कहानी के तरीके से नहीं चलना चाहिए क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर है, आरबीआई की गाइडलाइन है तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि किसी भी प्रकार के सेल या फिर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो कि किसी भी नॉन अथोराइज्ड एंटिटी को किया जा रहा है सिमिलर एक्टिविटीज के लिए, उसके लिए भी नॉन बैंक पीएसओस को आरबीआई से मैंडेटरी अप्रूवल लेना होगा। तो दो चीज़ों के लिए ना, मतलब कि सेल के लिए या फिर अकाउंट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के लिए पहली चीज, दूसरी चीज टेक ओवर या फिर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, दोनों के लिए भी नॉन बैंक पीएसओस को आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। पहली बात ये इसमें बताई गई, ठीक है ना। सेकंड थिंग पर अगर हम लोग चलें, दूसरे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अगर एक्विजिशन या टेक ओवर या फिर ये कहें कि नॉर्मल कंडीशन में भी मैनेजमेंट में कोई चेंजेस हो रहा है तो उस कंडीशन में नॉन बैंक पीएसओस को 15 कैलेंडर डेज, ठीक ना, 15 कैलेंडर डेज के भीतर आरबीआई को प्रॉपर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में सूचित करना होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 15 डेज, 15 कैलेंडर डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ को आप फिर से समझो, फिर से सुनो। अगर कोई एक्विजिशन, कोई टेक ओवर या फिर नॉर्मल कंडीशन में मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उस कंडीशन के दौरान जो भी ये नॉन बैंक पीएसओस, नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होंगे, उन सभी को 15 कैलेंडर दिनों के भीतर आरबीआई को प्रॉपर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में सूचित करना होगा, ठीक। और किसी भी सेल या ट्रांसफर ऑफ पेमेंट एक्टिविटी के लिए भी नॉन बैंक पीएसओस को आरबीआई को सूचित करना होगा विद इन 15 डेज, ठीक ना। अगर कोई सेल हो रही है, कोई ट्रांसफर ऑफ पेमेंट एक्टिविटी हो रही है तो नॉन बैंक पीएसओस को आरबीआई को सूचित करना होगा कितने दिनों के भीतर, 15 कैलेंडर डेज के भीतर। ये चीज़ भी आप लोग याद रखो, ठीक है। और सभी एंटिटीज से कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त हो जाने के 45 डेज के भीतर, ठीक ना, सभी एंटिटीज से कंप्लीट डिटेल प्राप्त हो जाने के 45 डेज के भीतर, 45 दिनों के भीतर आरबीआई को जो भी एप्लीकेशंस प्राप्त हुई रहेंगी उस पर रेस्पॉन्स करना ही होगा, ठीक है। और एमटीएसएस के तहत में ओवरसीज प्रिंसिपल पर ये टाइम लाइन जो है वो प्रभावी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आपको ये 15 दिनों वाली लिमिट और 45 दिनों वाली लिमिट ये आपको यहाँ से याद करना होगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग यहीं से होगी, 15 दिनों वाली और 45 दिनों वाली लिमिट क्वेश्चन फ्रेम अगर किया जाएगा तो ज़्यादातर यहीं से किया जाएगा। बाकी पीडीएफ में थोड़ा और डिटेल में देंगे, आरबीआई के सर्कुलर तो ध्यान से आप पढ़ना, ठीक है। कि नॉन बैंक पीएसओस को किसी भी टेक ओवर या एक्विजिशन के लिए आरबीआई से मैंडेटरी अप्रूवल लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब जो कुछ भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें याद रखना। 15 डेज याद रखना, कब तक इन्फॉर्म करना होगा, आरबीआई कब तक उस पर एक्शन लेगा, ठीक है ना, तो वो 45 डेज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। बाकी पीडीएफ में थोड़ा और डिटेल में देंगे, तो पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना। ये क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही 2 से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर बनेगा 15-45 का ही खेल होगा अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बाय द स्टेट ओन्ड एंड ए लीडिंग एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जेबीआईसी। हाल ही में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जेबीआईसी के साथ राज्य के स्वामित्व वाली और एक प्रमुख एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इसमें पूछा गया है। कुल मिलाकर इसमें ये पूछा गया है कि जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसने जेबीआईसी के साथ में कितने के लोन एग्रीमेंट पर अभी हाल फिलहाल में साइन किया है और लोन अमाउंट इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर डी। 30 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी यूएसडी में बात करेंगे तो 220.83, ठीक ना, 223.83 मिलियन यूएसडी में इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक।
मिलियन USD में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बस वन लाइनर ही इसको करना है और इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च द ब्रॉडर फेज 3 ऑफ द बड़ौदा जनधन प्लस टू इनकलकेट सेविंग्स बिहेवियर इन कस्टमर्स in which state Bank of Baroda and Women's World Banking WWB, a global non-profit organization NPO, has recently partnered। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। किस राज्य में ग्राहकों में बचत के व्यवहार को विकसित करने के लिए बड़ौदा जनधन प्लस के व्यापक चरण 3 को लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और महिला विश्व बैंकिंग यानी कि WWB ने जो है हाल ही में भागीदारी की है। WWB जो है वो एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है। ठीक ना, तो इसमें ये पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और महिला विश्व बैंकिंग यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग जो कि एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है किस राज्य में बड़ौदा जनधन प्लस के ब्रॉडर फेज 3 को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, राज्यों का नाम पूछा गया है, किस राज्य में लॉन्च करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता था कि इस राज्य में ये चीज़ें करने के लिए कौन से बैंक ने वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के साथ में पार्टनरशिप किया, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था। तो सारी डिटेल जो भी यहाँ पर बताई जा रही है याद रखना आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ठीक ना, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के लिए। ठीक ना, बैंक ऑफ बड़ौदा और WWB यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, इन दोनों ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है यूपी और उत्तराखंड में बड़ौदा जनधन प्लस के व्यापक फेज 3 को लॉन्च करने के लिए। ठीक है ना, उत्तराखंड के 13 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में, उत्तराखंड के 13 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में इसे लॉन्च किया जाएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा के जनधन के क्लाइंट्स होंगे उन्हें भी इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है ना, फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और इसके तहत टोटल 2000 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और 1000 बैंक सखीज, टोटल 2000 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और 1000 बैंक सखीज को जो है अच्छे से ट्रेंड किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा और उन्हें ये बोला जाएगा कि 500-500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक ना, 500-500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगातार 5 महीने तक डिपॉजिट करो, जिससे कि महिलाओं को ऐसा प्रेरित किया जाएगा, उसको उनके लिए इंस्पायर किया जाएगा, जिससे कि उनको 10,000 रुपये तक, जिससे कि उनको 10,000 रुपये तक के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत में जो OD लोन मिलता है उसके लिए वो लोग एलिजिबल हो सकें। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 13 जिले और उत्तर प्रदेश के 24 जिले। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका जो हो जाएगा बड़ोदरा गुजरात में हो जाएगा। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक की इसकी टैगलाइन हो जाएगी संजीव चड्ढा जी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, RBI has recently cancelled the license of which of the following cooperative bank due to a lack of capital in July 2022। RBI ने हाल ही में जुलाई 2022 में पूंजी की कमी के कारण निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर D। बस इतना ही पढ़ना। श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पुणे महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है और इसी का लाइसेंस अभी हाल फिलहाल में RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया ये क्वेश्चन में बता दिया गया, ड्यू टू ए लैक ऑफ कैपिटल में पूंजी में कमी के कारण जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका पहले आंसर जानते हैं फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर A गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर A गीता गोपीनाथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये गीता गोपीनाथ जी, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये गीता गोपीनाथ जी और इन्हीं को यानी कि गीता गोपीनाथ जी को अभी हाल ही में IMF के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में फीचर किया गया था। ठीक ना, और ये पहली महिला बन गई हैं जिन्हें ये सम्मान मिला हुआ है। IMF के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में फीचर होने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो गीता गोपीनाथ इसका आंसर होगा और ये जो गीता गोपीनाथ जी हैं ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है ना, पहली महिला बन गई हैं और ये दूसरी भारतीय हैं। पहली महिला तो बनी है, इसके साथ साथ में ये दूसरी भारतीय हैं जिन्हें कि IMF के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में फीचर किया गया है। ठीक है, तो
इनको इसमें यहाँ पर फीचर किया गया। तो ये दूसरी भारतीय हैं, तो पहला भारतीय कौन होगा ये भी जानना हमारे लिए जरूरी होगा, ठीक है ना। तो इनसे पहले रघुराम गोविंदराजन जी को IMF के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में फीचर किया गया था। इनसे पहले रघुराम गोविंदराजन जी को IMF के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में फीचर किया गया था। वो पहले भारतीय थे। गीता गोपीनाथ जी जो है वो दूसरी भारतीय हैं। गीता गोपीनाथ जी पहली महिला हैं जिनको कि IMF के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में फीचर किया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द SBI जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा परितोष त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, परितोष त्रिपाठी जी को हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। और परितोष त्रिपाठी जी ने प्रकाश चंद्र कंडपाल जी को सक्सीड किया हुआ है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में। SBI जनरल इंश्योरेंस के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग बस यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 तक यानी कि 10 जुलाई तक की जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है इसको डिस्कस किया। और अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।